Good morning students, welcome to DSCJ Tele classes. Myself Neeraj Sharma, teacher from district Doda. Today we will continue chapter number 4 of ninth class political science, that is working of institutions, right? In the first session we studied about an office memorandum, and then we realized and observed the role of legislature in making that order issued, right? And now we will discuss in this session about the role and functioning of executive and judiciary. So executive में दो तरह के एग्जीक्यूटिव हमारे पास हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राइट? जो वो ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ था उसको भी यहाँ पे आप रिलेट करिए कि इनका क्या रोल था, राइट? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हम नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका कोई फिक्स टर्म नहीं होती है, राइट? और इसमें नंबर 1 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपके पास जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, ओके? देन देयर इज़ अ सेकंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, राइट? एंड देन देयर इज़ अनदर कैटेगरी दैट इज़ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. And in permanent executive they are the civil servants and so they are called as permanent executive. यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जो टर्म है, गवर्नमेंट बदली तो यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज हो गए, बट जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं जिसमें सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इस तरीके से मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, तो वो लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. सो नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर. अभी हम एग्जीक्यूटिव को डिस्कस कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की इंडिया में क्या पोजीशन है. सो इन इंडियन कंटेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं. सो प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पोजीशन है, बट फिर भी उसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, राइट? हम लोग जो है हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इलेक्ट करते हैं और उनमें से जो जिसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी सपोर्ट कर रही हो वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ऑफ एनी पार्टी. प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है वो अपॉइंट होते हैं. देयर इज़ नो फिक्स टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर. ही रिमेन्स इन ऑफिस टिल ही एंजॉयज़ द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा. तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 5 साल तक जो है टर्म है उस गवर्नमेंट की तो 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं. मे बी अगर मेजॉरिटी की सपोर्ट जो है वो विड्रा हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर कोई और भी मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है, राइट? सो यहाँ पे कोई फिक्स टर्म नहीं है प्राइम मिनिस्टर की. ही इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड सो एंजॉयज़ ए वाइड रेंज ऑफ पावर्स. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्राइम मिनिस्टर की को लेके वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के लिए की पावर्स का कोई एक्सक्लूसिव जो है वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं, मेंशन नहीं है. बट वहाँ पे एक चीज़ मेंशनड है कि ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन दैट सेंस एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही एंजॉयज़ अनलिमिटेड पावर्स, राइट? और ख़ास करके एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स. जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उनके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर. हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो अगर कहीं कोई डिसएग्रीमेंट है, राइट, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन जो है उसको फाइनल माना जाता है.
ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, हालांकि वो उनका फुल कंट्रोल होता है अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स पे, बट इवन देन वो सभी अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। ही डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स। तो जो पोर्टफोलियोज़ बांटे जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सहमति से ही ऐसा होता है, उनके ही डिसीजन से। किसी को होम मिनिस्टर, किसी को फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, किसी को डिफेंस मिनिस्टर एंड लाइक दैट जो है वो बनाया जाता है। और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है रिशफलिंग करके उनको री अलॉटमेंट भी की जाती है। कोई अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोई हैंडल कर रहा है और मान लीजिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर की नज़र में अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम 1 साल के बाद वो किसी और को वो मिनिस्ट्री अलॉट कर देंगे, राइट। सो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स कितनी हैं। हिज रिजिग्नेशन लेड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो लोकसभा भंग हो जाती है अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो। द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन होल्डिंग द चार्ज। तो कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, फिर कुछ ऐसा है कि कौन आदमी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, उससे भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू बहुत इन्फ्लुएंशियल थे क्योंकि पढ़े लिखे थे। देन इंदिरा गांधी वेरी इन्फ्लुएंशियल, राइट, पर्सनैलिटी ऐसी थी। नरेंद्र मोदी जी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, इम्पैक्टफुल जो है प्राइम मिनिस्टर अभी तक देखे गए हैं, राइट। और ये पर्सनैलिटी की जो है रिफ्लेक्शन होती है कि कितना क्लियर विजन है। तो ये उस आदमी पे भी डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स पे सिर्फ एक लिमिटेशन है जो पिछले कुछ अरसे में देखी गई, दैट इज़ द कोएलिशन पॉलिटिक्स। कोएलिशन पॉलिटिक्स हैज़ इम्पोर्ट सर्टेन कॉन्स्टेंट्स ऑन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो सिंस 1990 टू 2014 2014 तक एक ट्रेंड देखने को मिला कि कोई भी क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट नहीं बनी। जब भी बनी तो फ्रंट्स बने, कोएलिशन बनी, राइट। तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है अगर उनकी अच्छी पर्सनैलिटी भी हो बट वो फिर भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बिकॉज उनको अपने एलाइड ग्रुप्स को, एलाइड पार्टीज़ को भी इंटैक्ट रखना होता है। सो इन केस अगर वो कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन लेते हैं तो मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप उससे जो है वो डिसएग्री करता हो, तो अगर वो अपनी सपोर्ट विड्रा करेंगे तो गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की पावर्स पे जो है वहाँ पे लिमिटेशंस रहती हैं। बट जो बहुमत वाली गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि आप देखें 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने, सो ही कैम अप विद फुल फ्लैज मेजॉरिटी। फिर 2019 में इवन मोर पावर वो बाहर आए एज प्राइम मिनिस्टर। तो कोई रोक नहीं सकता है, सो ही कैन टेक द बोल्ड डिसीजंस बट अंडर द नॉर्म्स इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। The powers of the Prime Minister in all the parliamentary democracies have increased so much in recent decades that it is sometimes called as Prime Ministerial form of democracy। तो पिछले कुछ दशकों से देखा गया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि कभी कभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, राइट। और वो क्यों? बिकॉज़ इसमें प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट हो गई है, क्रूशियल हो गई है इस हिसाब से। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने पावरफुल हैं। तो शुरू से ही हम एक चीज़ समझ रहे हैं, जब हमने डेमोक्रेसी चैप्टर 1 से हमने शुरू किया तब से हम समझ रहे हैं कि फिर हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी ये चीज़ें पढ़ी कि रूलर्स जो हैं वो डेमोक्रेसी में उनकी भी लिमिटेशंस हैं और उनकी भी एक सेट जुरिस्डिक्शन है
और ये कौन स्पेसिफाई करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। तो इन दैट लाइट आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफाइड ज्यूरिसडिक्शन के बाहर वो भी नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल है। और कंट्रोल आपने देख लिया, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर यूनिलेटरली कोई डिसीजन ले ले तो उनको मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनको फ़ौरन चेंज कर दिया जाएगा। और अगर वो सभी के जो है एग्रीमेंट से काम कर रहे हों तो वो बोल्ड डिसीजन भी ले सकते हैं, उनके पास बहुत एम्पल पावर्स है। अब दूसरा हम एग्जीक्यूटिव डिस्कस करते हैं, द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। जब हमने प्राइम मिनिस्टर समझा तो तब हमने क्या पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, बट प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। He holds only nominal powers like the Queen of Britain, as he is bound to act on the advice of Council of Ministers. तो जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर्स हैं। और ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को हमेशा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो काम करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ब्रिटेन की क्वीन की तरह की उनके पास पावर्स हैं। ही सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सुपरविजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ऑल द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस एंड मेजर अपॉइंटमेंट्स टेक प्लेस इन हिज हर नेम। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ के डिसीजंस हैं, वो तभी पॉसिबल हैं जब प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की एसेंट हो। सो इन दैट वे प्रेसिडेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बट एक ही चीज़ जो है वो इनकी पावर्स को नॉमिनल कर देता है, जो ये है कि ही हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। He appoints Prime Minister, Chief Justice and other judges of Supreme Court and High Courts and Chief Election Commissioner, Governor of States etc. तो इतनी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। बट फिर भी हम क्यों कहते हैं नॉमिनल? बिकॉज देखिए प्राइम मिनिस्टर ये उसको अपॉइंट करते हैं जो लीडर हो लार्जेस्ट पार्टी का, जो जीत के आई हो। तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास ऑप्शंस कुछ नहीं है, राइट। चीफ जस्टिस जो है सीनियर मोस्ट जज जो हो उसको अपॉइंट करना है और वहाँ पे भी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करना है। एंड सिमिलर इज़ द केस विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। He is the supreme commander of the defense forces of India. Every bill passed by the parliament becomes a law only after the assent given by the president. तो आप देखिए पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर कोई बिल ऐसा है कि उसको 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा में पास किया गया, 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा में पास किया गया, बट अनटिल एंड अनलेस प्रेसिडेंट की एसेंट मिले उस बिल को लॉ नहीं बना वो, राइट। सो उसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। बट वहाँ भी मजबूरी ये है, लिमिटेशन ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कि ही कांट रिजेक्ट द बिल, ही कैन डिले इट, ही कैन सेंड इट बैक टू द हाउसेज फॉर रिकन्सिडरेशन एंड रीचेकिंग, बट ही कांट स्ट्रेट वे डिनाई टू एक्सेप्ट इट, राइट। So we say that the powers of the president are nominal in a parliamentary form of democracy. तो ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट्स को आप समझो कि हर जगह पे प्रेसिडेंट्स की पावर्स जो हैं वो नॉमिनल है। जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास एम्पल पावर्स हैं। वहाँ पे वो न सिर्फ हेड ऑफ़ गवर्नमेंट हैं, हेड ऑफ़ स्टेट हैं, बल्कि वो वहाँ पे हेड ऑफ़ गवर्नमेंट भी होते हैं। But remember that he exercise all these powers on the advice of council of ministers. तो यहाँ से ये हैरानगी होती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में एक्चुअल पावर्स जो हैं
वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती हैं। ही हैज़ नॉमिनल पावर्स वेयर एज द रियल पावर्स आर एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो कौन सी पावर्स हैं। व्हेन नो पार्टी और कोएलिशन गेट्स अ मेजॉरिटी इन लोकसभा, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हिज हर फेवर ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। तो अभी आप देखिए, कभी ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी को जो है, मान लीजिए बराबर, ऑलमोस्ट बराबर के मेंबर उनके जीत के जाएंगे, तो वैसी सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी, ही कैन नॉमिनेट एनी मेंबर एज प्राइम मिनिस्टर एंड देन he will give him a 15 days chance to prove the majority, right, on the floor of the house। तो यहाँ पे ये कुछ पावर्स हैं जो एट द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट हैं। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट इज़ बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे तो प्रेसिडेंट ही सब कुछ हैं, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में चूँकि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली एज मेंबर पार्लियामेंट चुना जाता है लोगों के वोट से, इसलिए उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं, राइट। द नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी के बारे में समझते हैं और इसको को रिलेट भी करते हैं हम जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसके साथ। तो अभी तक हमने ऑफिस मेमोरेंडम को, उसकी कहानी हमने समझी, पूरा बैकग्राउंड में हम गए, बैकग्राउंड से लेकर इशू होने तक कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए और उसमें लेजिस्लेचर का क्या रोल था, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल था, राइट। तो एग्जीक्यूटिव में हमने समझा कि जो प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी जो कैबिनेट थी अबाउट 15 मिनिस्टर्स, उन्होंने उस पर फाइनल डिसीजन लिया और फिर कैबिनेट डिसीजन को जो है वो भेजा गया कंसर्न डिपार्टमेंट को। वहाँ पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो थे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के, उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया और उस पर सिग्नेचर्स किए ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, राइट। सो आपको रोल क्लियर हो गया यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का भी। फिर डिस्प्यूट जब खड़ा हो गया तो फिर मामला गया कोर्ट में, जुडिशरी के पास। तो आइए देखते हैं जुडिशरी के बारे में। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड एज जुडिशरी। तो एक कंट्री में, हमारी कंट्री में सभी कोर्ट्स को एक ग्रुप, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं जुडिशरी। और इस पूरे ग्रुप का जो हेड है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द हेड ऑफ द जुडिशरी। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर सिटीजन्स के आपस के बीच का कोई डिस्प्यूट है तो उसको टेकअप किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, और अगर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में है तब भी वहाँ पे किया जा सकता है। बिटवीन टू आर मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर स्टेट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो इट कैन बी एड्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, या फिर किसी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट का बीच का डिस्प्यूट है उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट में हल किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी दे सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन सबसे ऊपर है, बहुत ज़्यादा है। तो जुडिशरी के कुछ फीचर्स को समझेंगे हम कि पहला फीचर और इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसका है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे आप ये देखिए कि जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुआ था और जब वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ तो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को तो वैलिड माना, बट उन्होंने डायरेक्शन दी यूनियन गवर्नमेंट को कि आप इसमें चेंजेस लाइए, और गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली जो है इम्प्लीमेंटेशंस करनी पड़ी, राइट। सो दैट इज़ द पावर ऑफ द जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंस से आप क्या समझते हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल में नहीं है। इस बात को आप समझ सकते हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। The judges don't act on the directions of the government or according to the wishes of the party in power।
जो चीफ जस्टिस हैं या जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के, वो किसी रूलिंग पार्टी या किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी प्रेसिडेंट के आंसरेबल नहीं हैं। वो उनकी मर्ज़ी से काम नहीं करते हैं, वो कानून के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से वो काम करते हैं। दिस फीचर enables द जुडिशरी टू एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और इस फीचर के कारण, दैट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन माना जाता है, राइट। तो किसी भी सूरत में फंडामेंटल राइट्स को जो है कैसे भी हालात हों उनकी वायलेशन नहीं हो सकती, उनका हनन नहीं हो सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा गार्डियन है। तो आप देखिए कि हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो है, बट जजेस की अपॉइंटमेंट और उनको निकालने का क्या प्रोसीजर है, क्या उस तरीके से जजेस कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं होते हैं। तो हालांकि एक चीफ जस्टिस या बाकी जजेस को उनकी अपॉइंटमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल है, राइट। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजुअली अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस बाय द who appoints him as the chief justice by the president on the directions of the prime minister, right। तो आप देखें यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल है अपॉइंटमेंट में, बट वंस he or she is appointed as chief justice or judge, he can't be removed। पहले तो अपॉइंट करने में तो एग्जीक्यूटिव के पास कंट्रोल है, बट फिर निकालने के लिए उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। So that is why the independence of judiciary is possible, right। Otherwise maybe वो influence होते। The judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed by the President on the advice of Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court। तो अगेन वही बात आ गई, चीफ जस्टिस को भी जो है उनको भी कंसल्ट किया जाता है, और जो फॉर्मल अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट किसकी डायरेक्शन से करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की से करेंगे। तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव का रोल देखने को मिला, बट देयर इज़ ए वेरी लिटिल स्कोप फॉर द इंटरफेरेंस बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एज इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव अ जज वंस ही शी इज़ अपॉइंटेड। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इंडियन हिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी जज की इम्पीचमेंट हुई हो। तो फ्रॉम देयर आप देख सकते हैं कि ये कोई इजी जॉब नहीं है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है जजेस को इम्पीच करने का भी, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ ए जज इज़ एज डिफ़िकल्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो मान लीजिए अगर ऐसा करना हो, उसके लिए हमें लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी से हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए उस इम्पीचमेंट के लिए, देन इट इज़ पॉसिबल, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द इंडियन हिस्ट्री। सो देयर इज़ ए वेरी नेग्लिजिबल चांस टू हैव द इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द जुडिशरी। सो जुडिशरी के पास जो है वो फाइनल पावर्स हैं किसी भी लॉ को, ऑर्डर को, पॉलिसी प्रोग्राम को, उसकी लीगल वैलिडिटी चेक करने का या उसको क्वेश्चन मार्क लगाने का। द इंडियन जुडिशरी इज़ द मोस्ट पावरफुल वन इन द वर्ल्ड। तो जो इंडियन जुडिशरी है वो न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में उसको मान्यता प्राप्त है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, उसके इंटरप्रिटेशन की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कोर्ट्स के पास है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एट यूनियन और स्टेट लेवल इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कितनी ही पावरफुल गवर्नमेंट हो, वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, राइट, अगर उनका डिसीजन कितने बड़े बहुमत से क्यों ना हुआ हो, 2/3 मेजॉरिटी से हुआ हो, बट इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ द
constitution, then the courts have the authority to declare it as invalid, right? और ऐसा होता है, thus they can determine the constitutional validity of any legislature or actions of the executive in the country. तो इसलिए वो किसी भी ऐसे कानून को जो है वो इनवैलिड घोषित कर सकते हैं अगर उसमें उनको ऐसा लगा कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज़ कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। तो इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जब कोर्ट्स जो हैं वो रिव्यू करते हैं किसी भी बने हुए कानून की लीगल वैलिडिटी का, राइट। तो ये फीचर्स जो हैं ये जुडिशरी के जो हैं जुडिशरी को बहुत पावरफुल बनाते हैं। तो यहाँ से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो कोई यूनिलेटरल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स अब हम ड्रा करेंगे। जो हमने लेजिस्लेचर पढ़ा, जो हमने सबसे पहले ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ा, उसकी बैकग्राउंड पढ़ी, फिर हमने लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर और उसका रोल पढ़ा, एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर और रोल पढ़ा, और अब जुडिशरी का हम समझ गए कि यूनिलेटरल डिसीजन नहीं हो सकते हैं। हालांकि तीनों जो ऑर्गन्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने अपनी जगह पे तीनों बहुत पावरफुल हैं, राइट। वो एक दूसरे को एट द सेम टाइम दे आर चेकिंग द फंक्शनिंग ऑफ ईच अदर। जो हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी पढ़ा था कि लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव चेक कर रहा होता है और एग्जीक्यूटिव का काम लेजिस्लेचर चेक कर रहा होता है, और दोनों का काम जुडिशरी जो है वो देख रही है। कहीं पे कोई गलत है, कोई गलत लॉ बना तो वहाँ पे जो है उसकी लीगल वैलिडिटी चेक करने की ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट्स के पास है। कोई गलत एक्शन है तो कोर्ट्स खुद से भी इंटरवीन करके वहाँ पे सरकार को जो है ऑर्डर्स दे सकते हैं, राइट। और दूसरी तरफ देखिए कि कोर्ट्स भी ऐसा न करें, उसके लिए कोर्ट्स भी कोई यूनिलेटरल ऐसा काम न कर लें कि आप मान लीजिए कोई जज जो है एक बार अपॉइंट हो गया तो फिर उसको ये पता हो कि अब मुझे तो निकाला ही नहीं जाएगा, वो भी कोई यूनिलेटरल या अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई फैसला ना दे दें। उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोविज़न भी रखा गया है। सो एग्जीक्यूटिव इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड लेजिस्लेचर इज़ meant for the removal of the judges, but it has never happened in Indian history, but the provision is there, right? So you can say that जो तीनों institutions हैं वो आपस में interdependent भी हैं और वो काम करते हैं in coordination with each other, right? So let us generalize few things from here. President is the head of the state and is highest formal authority in the country, right? इनके नाम से ही सब कुछ जो है देश में होता है, तो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट ही हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंट पावर्स, राइट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स if he wants to continue as prime minister, right? Legislature enacts laws, executive implements and enforce laws. Judiciary determines the constitutional validity of any legislation or action of executive in the country. So ये आप था तीनों मेजर इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको जानकारी, और ये विद रेफरेंस टू द ऑफिस मेमोरेंडम आपको समझना है। तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि डेमोक्रेसी में डिसीजंस को कैसे लिया जाता है, और अगर डिसीजंस को लिया जाता है तो उसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होती है, क्या कोई अकेला इंडिविजुअल होता है या फिर ग्रुप होता है। तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन लेने में डेमोक्रेसी में। फ़िलहाल तो वोटर्स भी जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर जो रूलर्स होते हैं वो होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव में परमानेंट नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, और अगर नौबत आई तो फिर वहाँ पे जुडिशरी का रोल भी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शनिंग, देयर रोल। सो नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Till then, bye. Thank you.